Yes, good morning, students. See, dear student, it is the first chapter of the final term exam 2022. Chapter title is Indian After Independence. जो चैप्टर का टाइटल है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. इस चैप्टर में in this chapter you will understand कि what is the condition was after independence. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की दशा क्या थी, क्या हालात थे भारत के, जब भारत ऐसा लगता था कि जब किसी सिक पीपल को कैरी फ्रॉम द हॉस्पिटल, द लुकिंग वेरी weak, that person can't eat very well, can't walk very well, can't talk very well, and can't ask very well. ना तो वो बोल सकता है सही से, ना खा सकता है, ना चल सकता है, ना बात कर सकता है. आज वही कंडीशन हमारे देश की थी जब अंग्रेजों के चंगुल से भारत को छोड़ा गया. उसके बाद की स्थिति क्या थी आप जानेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो ये चैप्टर इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फाइनल टर्म, यानी जो एनुअल एग्जाम का जो फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का है. आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, और जो भी क्वेश्चन आंसर मैं दे रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आप means you will write these all question answers, you will note and mention in your notebook SST in history, right? Okay, let's go. चलते हैं. चैप्टर टाइटल कन्फर्म इट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा था. अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, एक नया और जो है राष्ट्र का निर्माण हो गया. अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, एक नया और एक अलग राष्ट्र. When India became independence in the August 1947, you know that when India got freedom on 1915 August 1947. बता देता हूँ, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, क्योंकि सम ऑफ दे डोंट नो कि व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम दे फॉरगेट टाइम टू टाइम. वो भूल जाते हैं बार बार कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, और व्हाट इज द रीजन ऑफ द 26 जन and what is the reason why we are celebrate the national festival on 15 August and 26 Jan and 2 October. Because these are national festival, not religion festival. These are national festival also. National festival, not a religion. Because these festivals celebrate the whole Indian peoples. Because suppose that they belong to different religion, but they respect their flag, national flag, and follow the rules and regulation of the national festivals of India. It faced a series of very great challenges. भारत को आज़ादी ऐसे नहीं मिली, उसने बहुत से चैलेंज फेस किए हैं. As a result of the partition of 8 million refugees and had come into the country from what was now Pakistan, right? जब हमारा देश का बंटवारा 1947 में हुआ तो उसमें से 8 मिलियन यानी 8 लाख लोग हमारे देश में आ गए. रिफ्यूजीज, उनको भगाया गया, कुछ को मारा गया, कुछ को अलग. लेकिन जो 8 लाख लोग थे वो हमारे इंडिया में पार्टीशन के समय प्रवेश किए गए. कुछ बांग्लादेश से आए, कुछ पाकिस्तान से आए, और उन सभी को शरण हमारे हिंदुस्तान में दी गई. हमारा हिंदुस्तान यानी धर्मों का देश
तो है ही, लेकिन ये दया का देश भी कहा जाता है, द पिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो काइंड कंट्री यानी दयालु देश अगर कहा गया तो भारत को श्रेय मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आज भी अगर किसी कंट्री का कोई भूला भटका कोई भी व्यक्ति जब आता है किसी घर पे, तो वो व्यक्ति उसको शरण जरूर दे देता है। These people had to the found home of the jobs. Then there was a problem of the princely states. Almost 500 of them, each ruled by a महाराजा। उसमें जो राजशाही रॉयल स्टेट थे जिसमें 500 ऐसे राज्य थे, 500 ऑफ देम ईच रूल्ड, महाराजा नवाब, इसमें 500 ऐसे कुछ छोटे छोटे महासूबे थे जिसमें राजा महाराजा राज्य करते थे। ईच ऑफ whom had to the persuaded to join the new nation, और ईच ऑफ whom में से सभी जो थे एक नए राज्य में जोड़ने की आशा करते जा रहे थे। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स हैड टू द एड्रेस्ड immediately in the longer the term. The new nation had to the adopt of the political system, एक नया राज्य नया राष्ट्र, उसको नई एक पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता थी। एंड वुड बेस्ट सर्व टू द होप्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पॉपुलेशंस, और भारत की जनता के साथ एक सहिष्णुता भाव से जुड़कर उनकी सेवा उनकी मदद करना, नीडीज पीपल के साथ मिलकर चलना, ये हमारे देश के लोगों का कर्तव्य था। अब आता है एक एक्टिविटी हियर गिवन दिस, इमेजिन दैट यू आर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर and leaving India in 1947. You are writing a letter whom where you discuss what is likely to happen to India without the British and what would be your views about the future. कहा गया है कि जब भारत में अंग्रेजों के शासन का अंत हुआ, यानी जब ब्रिटिशर्स जाने लगे हमारे यहाँ से, उनका जो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक शब्द कहा था कि हमारे जाने के बाद भारत की क्या दशा होगी, क्या होगा। तो ये बात जब उन्होंने बताई, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कुछ अपने व्यूज को शेयर करेंगे और एक पैराग्राफ राइट करेंगे इस पर। इंडियन पॉपुलेशन इन 1947 was the large almost 345 million. उस समय 345 मिलियन जो यहाँ की जनसंख्या थी। It was also divided and there were divisions between the high castes and low castes. Between the majority Hindu community and Indian who practiced other faiths. The citizen of this wasteland spoke many different languages. जब आपको पता है कि कुछ लोग बांग्लादेश से आए, कुछ पाकिस्तान से आए, कुछ हमारे भारतीय थे, अब यहाँ पर क्या हुआ, खिचड़ी भाषा हो गई। लोग अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय, कस्टम, रीति रिवाज, उनके चाल चलन, लेकिन भारत ने सबको एक्सेप्ट कर लिया। बोला ठीक है, आप अपना रिलीजन यूज करिए, आप अपनी भाषा यूज करिए, कोई बात नहीं है। और इसको देखते देखते जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो 22 भाषाओं को हमारे देश ने 22 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी वरीयता दी गई, उनको अलाउड किया गया, उनको परमिशन दे दी गई बोलने की। तो इन दिस वे कि हमारे देश में जो है 22 लैंग्वेजेस जो है हमारी राजभाषाओं के नाम से जानी जाती हैं। चूंकि उस समय केवल हिंदी का बोलबाला था, लेकिन हमारे देश में जब मल्टी लैंग्वेजेस का जो प्रचलन हुआ वो हमारे देश में केवल 1947 यानी
1950 के बाद, यानी 1947 के बाद हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स लैंग्वेजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स डेवलप्ड, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल्स दे केम फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री इन इंडिया, because they know, they follow the rule, different type of rituals, rules, regulation, religious rules, regulation and languages they spoke in our country, but India adopted all. To the problems of the unity was the added the problem of the development. ये सब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी कि भाषा और धर्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस समय भारत के पास एक ही समस्या थी, भारत का विकास। भारत को विकसित देश कैसे बनाया जाए, भारत में विकास कैसे किया जाए। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है बच्चों, आप इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। आप अपने भारत के, यू विल नो अबाउट योर इंडिया, आप अपने भारत के बारे में जानेंगे। The independence, the vast majority of the Indians lived in the village. Farmers and peasants depended on the monsoon for the survival. अब यहाँ पर जो था किसान, जमींदार, मजदूर, ये सारे के सारे अब निर्भर हो किस पर थे? मानसून पर, कि कब बारिश हो, कब बारिश होने के बाद हमारी फसल, हम अपने देश में अन्न उत्पादन करें। बड़ी समस्या थी हमारे देश के अंदर, क्योंकि ऑल फार्मर्स मोस्टली दे डिपेंड ऑन मानसून फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी फसल को उत्पादन करने के लिए। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर्स ऑफ द रूरल इकोनॉमी, फॉर इफ द क्रॉप्स फेल्ड, barbers, carpenters, weavers and other services group would not get paid for the services either. अब इनकी भी हालात खराब हो गई थी। नाई, मोची, बार्बर, नाई, तेली, मोची, दुनिया के जो भी वर्कर्स थे उनका हालात बहुत खराब हो चुके थे। In the cities, factories workers lived in the crowded slums with the little access. क्योंकि आपको पता है कि भारत तो पहले से ही हमारा देश कंगाल हो चुका था, लेकिन कंगाली के समय आटा गीला। विदेशों से भी जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो कुछ बांग्लादेश से शरणार्थी और पाकिस्तान से शरणार्थी आकर हमारे देश में और समस्या का जो है बोलबाला बना दिया। यानी समस्या बढ़ती गई, समस्या को खत्म ना करने के बजाय, मतलब कहने का है कि गरीबी में आटा गीला। इधर तो भारत अभी चंगुल से छूटा था, उसके पास अपने खुद के खाने को नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो जितने हिंदू संप्रदाय के लोग थे बांग्लादेश और पाकिस्तान से, वो भी इंडिया में भेजे गए और उनको भी शरण दी भारत ने, उनको भी खाना, पानी, रहना, बैठना, उठना सब उनको प्रोवाइड कराया। The new nation had to lift to its masses out of the poverty. अब धीरे धीरे ये जो नया नेशन, राष्ट्र बना, निर्माण हुआ, गरीबी की कगार पर पहुंच चुका था। The new nation had to, and why? अब जो राष्ट्र को इस गरीबी से उठाने के लिए हमें नए राष्ट्र का निर्माण करना है। हमारे भारतीयों ने ये साहस, अदम्य साहस के परिचय देते हुए मेहनत की। एंड द प्रोडक्टिविटीज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड वाई द प्रमोटिंग न्यू जॉब्स क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, वहां पर कुछ फैक्ट्रियों का नए जॉब क्रिएट किए गए, कुछ फैक्ट्रियां लगाई गई। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू हेड ऑफ दिस हैंड इफ द डिवीजन एंड between the different sections of India were not held, and they could result in the violent and costly conflicts, high castes fighting with the low caste people, Hindus with the Muslim, and so on that same time. If the fruits of economic and development didn't reach the wide masses of the population, it could create the first divisions, for the example between the rich and the poor,
between the cities and countryside, between the religion and Indian, that all the prosperous and regions are locked behind. उस समय व्यक्ति अब जो था ना तो धर्म देखता था, न जाति, न कुछ, न छुआ न छूत। व्यक्ति को अब केवल और केवल कोई भी उसमें भेदभाव नहीं रह गया था। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के कगार पर खड़े हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। अब क्या हुआ कि हमारा देश के पास कोई प्रमाण तो था नहीं। अब बात ये आई कि इतना बड़ा देश जिसमें 8 मिलियन पीपल दूसरे कंट्री से भी आए हुए हैं, अब इन सारे देश के लोगों को चलाया कैसे जाए, सारे देश के नागरिकों को डेवलप करने के लिए क्या कैटेगरीज बनाई जाए, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो। ये हमारे जो कुछ इंटेलिजेंट पीपल्स थे, जो क्वालिफाइड लीडर्स थे, उन्होंने इस पर विचार करना शुरू किया और इसको विचार करने के लिए धीरे धीरे उस विचारधारा को आगे बढ़ाया और सोचा कि भाई अब कोई ऐसा एक रिटन रूल बनाए जाए कि जिसको पूरे देश के नागरिक उसको फॉलो अप करें और सभी का विकास और सभी की प्रगति हो सके। तो चलते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन की तरफ, यानी भारतीय संविधान के लिखने की तैयारी हो गई है, भारतीय संविधान बनने की तैयारी हुई है। बिटवीन द डिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, 1946 के और 1949 के बीच some 300 Indians had a series of meeting on the country's political future. इसमें 300 लोगों ने, भारतीय नेताओं ने, जिनके एक सीरीज में आते 300 मोर देन 300 लीडर्स, उन्होंने एक बैठक की और अपने देश की राजनीतिक भविष्य की राजनीति के बारे में विचार या गणना की गई कि भाई अब हमें अपने देश को राजनीतिक तरीके से कैसे चलाना है, बिकॉज इंडिया इज अ फ्री कंट्री, वी गॉट फ्रीडम, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। अब हमें अपने भारत को चलाना कैसे है, इसका विचार करने के लिए एक असेंबली 1946 और 1946 बिटवीन और 1949 के बीच एक असेंबली गठित की गई, जिसमें कम से कम 300 लीडर्स दे, इंडियन लीडर्स दे पार्टिसिपेटेड। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब बोला भाई ये मीटिंग को रखा कहां जाए, इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संवैधानिक सभा का नाम दिया गया। और ये संवैधानिक सभा का जो इस मीटिंग को हेल्ड दिल्ली में किया गया, यानी बोला भाई चलो दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में इस मीटिंग को लगाएंगे और मीटिंग के द्वारा फिर हम कुछ नए नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जिससे अपने देश को हमें चलाना है। बट द पार्टिसिपेंट केम फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। यहां पर जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरे देश के लोगों से, देश के कोने कोने से, पूरे भारत के कॉर्नर से आए हुए थे। एंड फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कुछ दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टियां भी इकट्ठी हुई। दीज डिस्कशन रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। परिणाम, रिजल्ट यहां पर पहुंचा कि हमें अपने देश का एक संविधान का निर्माण करना है, विच कम इनटू द इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, जिसमें एक संविधान का निर्माण किया गया। और ये संविधान बनकर जो प्रभावित किया गया इस संविधान को बनाने के बाद, इस पुस्तक को लिखने के बाद जो इसको पूर्ण प्रभावित किया गया, तब ये इसकी डेट मिल गई उनको 26 जनवरी सन 1950, यानी 26 जन 1957 द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लॉन्च्ड इफेक्टेड इन आवर कंट्री, राइट। The one features of the constitution was its adoption of the universal adult franchise.
ये इसका अडॉप्ट करने के लिए बताया गया है कि भाई इसमें वही व्यक्ति इनके रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो कर सकता है जो देश का आवश्यक मताधिकारी है. All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in the state national election. और एक इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर चुनने के लिए व्यक्ति को भारत के वही नागरिक पार्टिसिपेट होंगे जिनकी उम्र 21 वर्ष होगी, यानी 21. They called universal adult franchise. This was the revolutionary step, for never before had Indian been allowed to choose their own leaders in the other country, such as the United Kingdom and nation states. So, dear children, in this chapter, firstly, you will write the important points like the franchise. फ्रेंचाइज क्या है? राइट टू वोट, एक तो वर्ड ये होगा. इसके बाद मैं आपको कुछ शो कर रहा हूं. एंड वी मस्ट गिव दम सिक्योरिटी ऑफ द राइट्स. नेहरू रोड, ये दिस अ लेटर गिवन बाय नेहरू, एंड दिस लेटर यू विल मेंशन इन योर नोटबुक, राइट. लिंग्विस्टिक यानी रिलेटेड टू लैंग्वेज, दूसरा वर्ड मीनिंग आपका लिंग्विस्टिक आया. नेक्स्ट, स्टेट, थर्ड पॉइंट स्टेट, राइट. एंड see this. What happened in the Sri Lanka? It is this paragraph you will write from in 1956 to little state tak, because case study question answers will come in this chapter, right? And with this you will find out from this chapter, this paragraph, in this paragraph which I explained here, in 5 short and very short questions, any very short questions you will find out from this paragraph, this video, and you will send up to 5 p.m. Thank you dear students, best of your luck.